फाइनेंशियल रोल क्या है? फाइनेंशियल रोल में सबसे पहला आपका ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर। नाउ यू हैव बिकम हेडमास्टर। हेडमास्टर के साथ प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे ये जो आपने 7 दिन आज ट्रेनिंग पर दिया, उसका आप देखिए क्या रिव्यू किए, क्या किया आपने, क्या आप उसके ऊपर जो आपकी ड्यूटीज हैं और पावर है, उसको आप जो आपने आज 7 दिन तक पढ़ा है उसको आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रोल क्या है? पहला है आपका ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद है डीपी फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल, फिर डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ इनकम टैक्स, फिर इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लोन सिस्टम के अंदर, फिर रिकवरी कैसे करनी है आपने, फिर कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है आपने, फिर सर्विस बुक कैसे मेंटेन करनी है आपने, फिर पेंशन केस आपने कैसे सबमिट करने हैं, फिर आपने जीआईएस, अगर कोई टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ रिटायर होता है उसकी जीआईएस की पेमेंट कैसे करनी है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर ड्यूरिंग सर्विस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो आपने फाइनेंशियल असिस्टेंट उसको कितनी देनी है। उसके बाद आपका जिम्मेवारी है परचेज एंड स्टोर एंड स्टॉक की है। उसके बाद कोर्ट केसेस कोई आ जाता है उसको कैसे फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जो रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल रूम, क्या पावर है। उसके बाद प्राउड डिस्पोजल ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट्स। उसके बाद है एक्सपीडियस रिप्लाई ऑफ आरटीआई केसेस इन दी टाइम बाउंड मैनर। आप ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट नाउ यू रिव्यू योरसेल्फ। जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और फाइनेंशियल रोल बताए हैं, क्या आप इनको स्कूलों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रोल को, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को और फाइनेंशियल रोल को अदा करने के लिए आपको क्या क्या पावरें दी गई हैं। अब वहां हम चलते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बताए हैं, इट इज मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑन द पार्ट ऑफ द हेडमास्टर। फर्दर जो मैंने आपको फाइनेंशियल रोल बताए हैं, these are also mandatory financial roles on the part of the headmasters। अब हम इन दोनों को रिव्यू करते हैं कि करना कैसे है, आपको क्या पावर दी गई है इन दोनों को रोल करने के लिए। नाउ वी विल गो थ्रू इट। तो पहला क्या पावर है आपके पास? सबसे पहली पावर जो है, पहला है टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग। सबसे पहली पावर जो है आपके पास, अगर कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ आपको ये कहता है कि मेरी ये ड्यूटी नहीं है, यू आर फुल्ली कॉम्पिटेंट अंडर रूल हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल जनरल 94। आप उसको कह सकते हैं भाई आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। उसके बाद है विलफुल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई ऐसा टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ है आपको बतलाता नहीं है, देखिए ध्यान से पढ़िए। अब मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बताए थे, अब उनकी आपकी पावरें बता रहा हूं, आपको हैंडल कैसे करना है। जो पहली हैंडलिंग की पावर मैंने आपको बताई है, कोई टीचर या नॉन टीचर स्टाफ आपको कहता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, नो इट हैज बीन डिसाइडेड एंड इंसर्शन इन द सर्विस रूल्स, ही कैन नॉट डिनाई, और उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अगर दूसरा ये है कि वो एब्सेंट रहता है, कोई टीचर या नॉन टीचर, और आपको बतलाता नहीं, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। उसके बाद है कोई ऐसा स्टाफ जो है आपके स्कूल का, वो स्ट्राइक में हिस्सा लेता है, धरने में हिस्सा लेता है, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। उसके बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बगैर ज्वाइनिंग टाइम के ज्वाइन कर जाते हो दूसरे स्टेशन के ऊपर। मोस्टली आपका जो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऐसे ऑर्डर करते हैं कि टीचर को कह देते हैं ज्वाइनिंग टाइम आपने 7 दिन की बजाय 3 दिन लेना है। अगर 3 दिन के बाद वो टीचर आपके स्कूल के अंदर ज्वाइन नहीं करता, ही विल बी कंसीडर एज विलफुल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, उसकी आपने तनख्वाह नहीं देनी। अब मैं चलता हूं। उसके बाद है स्टाफ सुपरविजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
पावर टू ऑल ऑफ यू। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बताया ना मैंने आपको, उस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक शब्द था, मैंने बताया था आपको कि आपने स्टाफ की सुपरविजन कैसे करनी है। स्टाफ की सुपरविजन के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पावर क्या है। डेली सुपरविजन ऑफ द स्कूल, daily supervision of the school with the student, professional and supporting staff. At least 10 minutes before आपने देखना है कि जो टीचर है वो स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर 10 मिनट, स्कूल के अंदर 10 मिनट पहले आता है और क्लास में 10 मिनट पहले चला जाता है, और जब सेकंड सेशन होता है उसमें वो 5 मिनट पहले आता है। तो आपने ये देखना है कि जो आपका स्टाफ है वो टीचिंग यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में 10 मिनट पहले जा रहा है कि नहीं जा रहा। दिस इज योर पावर। उसके बाद है मेंटेन डिवोशन एंड ड्यूटी बाय द टीचिंग स्टाफ। द टीचर who actually fails to perform task by the head of the institution within the time and with the quality performance shall be deemed to be lacking of devotion of his duty। ऐसा कोई टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको आपने काम दिया इतने दिन के अंदर मुझे ये काम करके दे, और उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, लेकिन वो ना आपको क्वालिटी देता है ना विद इन टाइम फेल करता है। यू हैव गॉट द पावर, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। उसके बाद है अब मैंने आपको बताया था कि बच्चों का भी ध्यान रखना है। पहला है क्लास प्रमोशन। यू हैव गॉट द पावर अंडर आर्टिकल 167। क्लास की प्रमोशन हेडमास्टर के सिवा किसी को भी नहीं है। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चाहे ना कि स्कूल के अंदर 7वीं साल के बाद क्लास की प्रमोशन मैं कर दूं, ही कैन नॉट डू। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 167 only the headmaster or the principal of the institution is competent for ordering class promotion after a year। उसके बाद है फाइन्स फॉर ब्रीचिंग ऑफ द स्कूल डिसिप्लिन। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, अब उसकी पावर क्या दी गई आपको, फाइन्स फॉर ब्रीचिंग ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। यानी कि अंडर आर्टिकल 170 अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है और रूलों को ब्रीच कर रहा है, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट। उसको बच्चे को स्कूल से निकाल भी सकते हो, उसको सजा भी दे सकते हो। उसके बाद दिस इज अनदर पावर विद यू। क्या है आर्टिकल 172, आप स्कूल के टीचर की अटेंडेंस भी लगाओगे, चेक करोगे आप। उसके बाद एडमिशन टेस्ट फॉर पीपल्स सीकिंग एडमिशन। अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल से आता है और उसको आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, यू आर कॉम्पिटेंट टू टेक टेस्ट ऑफ हिम, only then he can admitted in your school under article 187। उसके बाद है चेकिंग ऑफ टीचर डायरीज, टेस्ट रिकॉर्ड एंड फिजिकल वेरिफिकेशन इन द क्लास। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू ऑल ऑफ यू। आप जो स्कूल टीचर है उसकी जो डायरी मेंटेन करता है उसको चेक कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड टेस्ट कर सकते हो, इवन जब वो पढ़ा रहा है उसको फिजिकल वेरीफाई भी कर सकते हो। इवन जहां तक आपने ये भी देखना है कि उसकी ने कोई अगर जो टीचिंग पढ़ा रहा है, कोई टीचर कोई स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस था, उसकी प्रॉब्लम थी, उसको टीचर ने सॉर्ट आउट किया कि नहीं किया। दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव गॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उसके बाद है ग्रांट ऑफ अर्न लीव, हाफ पे लीव, कमिटेड लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी लीव, हॉस्पिटल लीव एंड टर्मिनल लीव। ध्यान रखिए ये जो लीव है आपको दे सकते हैं। मैंने वर्ड यूज था कि एक्सेप्ट लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर परमानेंटली अनफिट फॉर सर्विस। आपने अर्न लीव 120 दिन तक दे सकते हो, हाफ पे लीव भी 120 दे सकते हो, कमिटेड लीव भी दे सकते हो, एक्स्ट्रा लीव भी 120 दिन दे सकते हो, मैटरनिटी लीव भी 6 महीने तक दे सकते हो, हॉस्पिटल लीव भी दे सकते हो। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी छुट्टियां तो हैं लेकिन अनफिट डिक्लेयर कर दिया फॉर एवर, उसको आप बिल्कुल नहीं देंगे छुट्टी। दूसरा, लीव आफ्टर द डेट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। कोई ऐसा टीचिंग स्टाफ है उसकी कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गई और वो आपको कहता है छुट्टी दे, आपने कोई छुट्टी नहीं देनी उसको। उसके बाद स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, आपको अगर वो स्पेशल डिसेबल्ड डिक्लेयर हो चुका है
उसको आप छुट्टी नहीं देंगे। तो ध्यान रखिए, आपने उसको छुट्टी देनी है अर्न लीव, हाफ पे लीव, मल्टी लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी लीव, जो वर्किंग है, और जो मैंने आपको बताया एक्सेप्ट इन जो कैटेगरी के कर्मचारियों को और टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को आपने अपने लेवल पर छुट्टी सेंशन नहीं करनी। बी केयरफुल। उसके बाद है इनिशिएट ऑफ एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट या एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। आपने किस किस की ऑल टीचिंग स्टाफ जो आपके पास स्टाफ है, उसके बाद क्लर्क आपके पास है, सीनियर लैब असिस्टेंट आपका पास है, लाइब्रेरियन आपका है, क्लास 4 पीएन, स्वीपर, माली, चौकीदार एंड वाटरमैन, इन सब की एसीआर आपने इनिशिएट करनी है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहला, it is a recognized and time-bound instrument of exercising administrative and disciplinary control by the head of the institution over the staff। अभी मैंने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर एक लाइन यूज करी थी। आपकी क्या ड्यूटी थी कि आपने स्टाफ को कंट्रोल करने का आपका रोल है। अब रोल करने के लिए पावर क्या दी गई है? एसीआर लिखने की, सारे स्टाफ की जो आपका है। वो कहते हैं इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कहे जी मैं नहीं लिखवाना चाहता। इट इज कहता है इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड एंड टाइम बाउंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ओवर द स्टाफ। ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये एसीआर आपने लिखनी है, उसको चाहे रिवार्ड दो चाहे पनिशमेंट दो। कहते हैं कैरीज प्रोस्पेक्ट्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट। उसका जो जीवन है, चाहे उसका कल पे फिक्सेशन है, चाहे उसकी एसीपी है, चाहे उसकी तरक्की है, यानी कि उसकी लाइफ जो है, प्रोस्पेक्टिव लाइफ जो है, इस एसीआर के ऊपर डिपेंड है। उसका इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? आप लोगों के पास है, हेडमास्टर के पास है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने क्या करना है? वाइल रिकॉर्डिंग रिमार्क्स पार्टिकुलरली और इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी, जब किसी टीचर या नॉन टीचिंग की एसीआर में लिखते हुए उसको आप इंटीग्रिटी वर्ड यूज करोगे, इनएफिशिएंट यूज करोगे, ऑनेस्टी यूज करोगे, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? कि कल अगर कोई चैलेंज करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा, कोर्ट में जाएगा, डिपार्टमेंट को लिखेगा, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो इसको, इस वर्ड को, इंटीग्रिटी को, इनएफिशिएंसी को, डिसऑनेस्टी को यूज मत करना। रिकॉर्ड है तो फुल करना। उसके बाद स्लाइट डिफेक्ट शुड नॉट बी मेंशन्ड। अगर कोई छोटा मोटा कसूर करता है वो स्कूल के अंदर, तो उसको आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस बुक। आपके पास जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो वो सर्विस बुक बनवाता है। वो सर्विस बुक बनाने की पावर किसको है? वो आपके पास है। हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इज फुल्ली कॉम्पिटेंट। अब ये सर्विस बुक क्या आपने जो माइक म्यूट कीजिए, बड़े ध्यान, इसको ध्यान से सुनिए कि सर्विस बुक आपकी क्लर्क जो है वो मेंटेन करता है और वो सारी एंट्री करेगा। लेकिन मैं आपको 4 पॉइंट जो है वो आप अपने खुद देखने हैं, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट केस हो चुके हैं और हम कई जगह कोर्ट केस के अंदर हार चुके हैं। और कोर्ट केस की वजह से कई दफा ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट को, इवन महकमे को बहुत नाराजगी झेलनी पड़ गई है। और जो टीचर हैं, जिसने हेडमास्टर है, जिन्होंने एसीआर मेंटेन की है, उनको भी कोई नाम मिला है। इसकी वजह नाम मिला है। नाम पहला क्या है? पहला क्या है? इस वजह से सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय इंप्रेशन ऑफ द बाबू जब मेंटेन करे, बाबू जब मेंटेन करे, आपके पास है तो आपने क्या करना है? उस एम्प्लॉय के सिग्नेचर अपने सामने करवाना। दूसरा वेरीफाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट डिक्लेयरिंग टू द एम्प्लॉय नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट टाइप। कई चूंकि अब आपको पता है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की प्रमोशन इसका फिक्स है, तो वो क्या करता है, और जब तक आप सर्टिफिकेट ना देखो
आपने सर्विस बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर दस्तखत नहीं करना। और तीसरा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरिंग हिमसेल्फ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसकी मतलब ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट में होता है, दूसरे में नहीं होता। इस वजह से जब तक आप चेक नहीं करो तब तक दस्तखत नहीं करना। आपके सामने जिंदा मिसाल है इंडिया की, जो चीफ ऑफ द आर्मी हमारे स्टाफ रिटायर हो गए, मिस्टर चौधरी, आजकल मिनिस्टर है। ये जब इनका डेट ऑफ बर्थ का झगड़ा चला लास्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत लिखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, जो डेट ऑफ बर्थ एक दफा लिखी जाती है वो चेंज नहीं होती। तो इस वजह से आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द हेडमास्टर, सिंस यू आर द न्यूली कमर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि जब तक आप डेट ऑफ बर्थ अपने खुद वेरीफाई मैट्रिक जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, चेक ना करो तब तक दस्तखत नहीं। तो ये मैंने बात है मेंटेनेंस सर्विस बुक का फर्स्ट डिपार्टमेंट of the government employee and supplying of the service book by the department at the on call। पहला तो मैंने आपको बताया कि आपने 4 पॉइंट सर्विस बुक में मेंटेन करने के लिए क्या ध्यान देने हैं। दूसरा, अगर वो कोई कर्मचारी या नॉन टीचिंग या टीचिंग आपको कहता है कि मेरी सर्विस बुक मेंटेन करो, और वो कहता है मुझे गवर्नमेंट के खर्चे से मंगवाओ, तो आपको पूरी पावर है अंडर आर्टिकल जनरल रूल 47, आप सरकार के खर्चे से सर्विस बुक उसकी खरीद करके उसकी सर्विस बुक बनाएंगे। उसके बाद है सप्लाई ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ द सर्विस बुक ड्यूली अटेस्टेड ऑन पेमेंट ऑफ ए फी ऑफ ₹5 पर पेज। कोई जो आपका स्कूल का स्टाफ है वो कहता है मुझे फलाने पेज सर्विस बुक के फलाने पेज की कॉपी दे दो, आप यू आर कॉम्पिटेंट, उसको कॉपी दे सकते हो, लेकिन आपने उसको कहना है ₹5 पर पेज अगर वो जमा करा खजाने के अंदर, तब हम उसको आपने कॉपी देनी है। उसके बाद अटेस्टेशन ऑफ द एंट्रीज इन द सर्विस बुक along with the leave account of the government employee with full signature and rubber stamp। आपको पावर है, उसका लीव अकाउंट भी आपने मेंटेन करना है, बाकी एंट्री भी आपने सारी करनी है, आपके दस्तखत होने चाहिए, आपकी सब होने चाहिए, स्कूल हेडमास्टर की रबर स्टैंप होनी चाहिए, वो रबर स्टैंप नीचे लगा करके आपने दस्तखत करने हैं। नाउ यू हैव गॉट द पावर अंडर आर्टिकल HCS जी। जी का मतलब जो मैं जहाँ जी यूज कर रहा हूँ, हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल रूल 50। उसके बाद है सप्लाई ऑफ द सर्विस बुक ड्यूली अटेस्टेड ऑन क्विटिंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑन पेमेंट ऑफ ₹200। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो सर्विस छोड़ रहा है, क्विट कर रहा है, अगर वो कहता है मुझे सर्विस बुक की कॉपी दे दिए, तो आप उसको कहिए ₹200 खजाने में जमा करा, तब हम आप फोटो कॉपी ले सकते हैं, आप दे सकते हैं। उसके बाद है परमिट अंडरटेक जर्नी ऑन टूर इन पब्लिक इंटरेस्ट वर्किंग अंडर स्कूल। आपको टीचिंग स्टाफ किसी कर्मचारी को आप सरकार के काम के लिए दुनिया में कहीं भी, चंडीगढ़ और दिल्ली 10 दिन तक भेज सकते हो सरकारी काम के लिए, ये आपको पावर देंगे। के बाद है सैंक्शन परचेज ऑफ द प्लॉट बिल्डिंग और मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई कर्मचारी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लॉट खरीदने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अंदर कंडक्ट रूल के अंदर ये पावर है, ये प्रोविजन है, वो सैंक्शन लेना जरूरी है। आपको क्लास 4 की तो आप सैंक्शन दे सकते हैं। उसके बाद पावर्स ऑफ ग्रांटिंग मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये अब 2019 का एक नया रूल बना है, पहले 2006 का था, उसके अंदर सिर्फ सी और डी को सी। अब हमारा जो 2019 का रूल का बना हुआ है, उसमें फाइनेंशियल जो पावर है, फाइनेंशियल रूल जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है, अगर वो डेथ हो जाती है, इवन अगर वो सुइसाइड भी कर लेता है, तब भी आप उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट एम्प्लॉई को देंगे 15 साल, 12 साल, 7 साल। यानी कि तो आप एक ध्यान रखना, 15 साल के अंदर उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं देनी, कम से कम उसकी सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, उसको दौरान कोई इंक्रीमेंट नहीं देना, लेकिन डीए अपने पैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे देना है। उसके बाद
the first sanction pension case of the class official working in the school retiring at the age of 58 years. Hey, please, इसको म्यूट कीजिए, कौन है? Please, please, please. Our supervision and forwarding directly to AG Haryana except compensation pension, retiring pension. देखो ध्यान सुनिए, आपको जो आपके कमिश्नर हैं एजुकेशन को, ये आपको अपनी पावर उन्होंने आपको अपनी दे रखी है पावर, यानी कि जो कमिश्नर एजुकेशन है उन्होंने अपनी पावर आपको डाइवर्ट दी है, आपको दे दी है। उसमें ये कहा गया है कि कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ अगर 58 इयर्स के यदि सुपरविजन होता है तो उसका आप केस भेज सकते हो, लेकिन ये देखा गया है कि आप सबके केस भेज रहे हो। मैंने इस वजह से वर्ड यूज किया हुआ है, सुपरविजन फॉरवर्डिंग डायरेक्टली एजी हरियाणा एक्सेप्ट, ध्यान सुनिए, एक्सेप्ट कंपनसेशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन। इन 5 केसों की कैटेगरी की आप पेंशन केस नहीं भेजोगे, बाकी का केस भेजोगे। लेकिन आपने कमिश्नर जो एजुकेशन है आपको एक सख्त इंस्ट्रक्शन दी है। क्या? पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आप 1 साल पहले कर्मचारी का केस इनिशिएट करोगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात आपको डायरेक्शन दी है वो ये है कि ये आपने श्योर करना है कि कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके खिलाफ न रह जाए, और ये क्लियर कह दिया गया आपको कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया और पेंशन केस सैंक्शन हो गया तो उसकी जिम्मेवारी आप लोगों पर पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखना। जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, पहली ये कि आपने कंपनसेशन पेंशन पर जाता है उसकी, रिटायरिंग पेंशन वाले की, और वॉलंटरी रिटायरमेंट की, और इनवैलिड पेंशन वाले की केस आपने नहीं भेजना, ध्यान रखना। दूसरा, आपने जितनी भी आउटस्टैंडिंग एडवांस है, आउटस्टैंडिंग रिकवरी है, वो आपने रिटायर होने से पहले रिकवर कर लेनी। तीसरा है टू सैंक्शन इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर लोन, हाउस लोन, व्हीकल लोन, कंप्यूटर लोन, मैरिज लोन, वर्किंग अंडर द स्कूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर पावर टू ऑल ऑफ यू। वो ये है कि पहले जब हमें लोन मिलते थे, हाउस बिल्डिंग लोन, व्हीकल लोन, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करता था। अब ये पावर जो है आपको दी गई है, बैंक पेमेंट करेगा, आप रिकमेंड करोगे। आपने इस वजह से क्या देखना है, सबसे पहला ये जो मैंने पहले लिमिट दी है आपको, परचेज ऑफ द प्लॉट के लिए 25 लाख है, एक्सटेंशन के लिए 5 लाख है, रिपेयर ऑफ द हाउस के लिए 5 लाख है। ध्यान रखना, सेकंड हाउस बिल्डिंग एडवांस अब बंद कर दिया गया है। दिस इज वेरी, क्योंकि पहले हम सेकंड एडवांस देते थे, लेकिन नई सेक्शन के तहत हम सेकंड एडवांस अब नहीं देंगे। फिर कार लोन है, जो कार लोन है वो अगर उसकी 45,000 तनख्वाह है, रिवाइज में 45,000 है, तब तो उसको कार लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। उसके बाद स्कूटर का 40,000 है, उसके बाद मोटरसाइकिल का 50,000 है, उसके बाद मोपेड का, ये अब मोपेड का जो लोन है ये बंद कर दिया गया है, इसका ध्यान रखना। पहले हम मोपेड का लोन देते थे, अब ये हमने बंद कर दिया है मोपेड लोन भी। उसके बाद साइकिल लोन सिर्फ 4,000 है, उसके बाद कंप्यूटर लोन ये जो है 50,000 है, उसके बाद ये मैरिज लोन है, ये 10 मंथ पे है या 3 लाख है। अब आपने क्या देखना है, जो मैंने 4 चीजें बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बार बार आपको प्रेस कर रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास सैंक्शन की पावर आपके पास है। उसमें क्लियर के जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है बैंक के साथ, हमने एग्रीमेंट ये किया है कि आप लोग जितने भी ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैं और आप हेडमास्टर हैं, यू आर ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर, आप क्या करोगे, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करोगे, यानी कि सैंक्शन इशू करोगे। तो सैंक्शन इशू करते हुए आपने क्या क्या चीज देखनी है। पहला ये है उसकी कम जो सर्विस है वो 4 साल की रेगुलर होनी चाहिए। ध्यान रखना, पहली कंडीशन ये है कि 4 साल की उसकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए, उसकी जो सर्विस है 5 साल कम से कम, 5 साल से कम ना हो। अगर 5 साल से कम हो तो कृपा करके उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मत इश्यू करिए। उसके बाद
श्योरिटी गारंटी आपने ध्यान देखना है कि जो उसकी श्योरिटी गारंटी, क्योंकि परमानेंट की श्योरिटी गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारा जो ऑफिशिएटिंग जो टेम्परेरी है उनकी श्योरिटी लेनी पड़ती है। इस वजह से ध्यान रखना है कि श्योरिटी जो दे रहा है क्या वो ऐसा नहीं कि एक प्रिंसिपल हेडमास्टर की जो श्योरिटी क्लास 4 दे रहा है, तो ये ध्यान रखना जो श्योरिटी दे रहा है क्या किसी स्टेज के ऊपर वो ईबे पर भी कर पाएगा कि नहीं पाएगा। उसके बाद ऑनरशिप ऑफ द प्लाट उसके नाम है कि नहीं है। उसके बाद नक्शा उसका हुड्डा से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूव है कि नहीं है। और लैंड ओनर सर्टिफिकेट टू बी इशूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए इस क्लास को। इस क्लास की मीनिंग ये है कि अगर कोई कर्मचारी गांव के अंदर वो गांव के अंदर मकान बनाना चाहता है, आपको पता होना चाहिए गांव के अंदर एक लाल डोरा जमीन होती है, एक एग्रीकल्चर लैंड होती है। लाल डोरा के अंदर मकान बना सकता है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर मकान नहीं बना सकता। तो इस वजह से जो भी कर्मचारी अगर गांव के अंदर मकान बनाना चाहता है तो उसको कहिए मेहरबानी करके तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट ला के दे कि ये लैंड जिसके ऊपर मकान बनाना चाहता है तो ये लाल डोरा में पड़ती है। क्यों? लाल डोरा के अंदर मकान बनाया हुआ गिराया नहीं जा सकता, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अगर मकान बना लिया तो वहां पर अंडर सेक्शन 4 और 6 और 17 इमरजेंसी का लगा करके धाराशाही कर दिया। उसके बाद है और धुन आगे बताइए क्या बात है। बता दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ये एक और फला चल रहा है कि कोई कर्मचारी अपना ग्राउंड फ्लोर तो बना लेता है, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए कहता है मुझे लोन दो 25 लाख। आपने कंस्ट्रक्शन अगर फर्स्ट फ्लोर बनाता है तो आपने उसको एक्सटेंशन में लेना है। उसके बाद है जीपी फंड, सैंक्शन ऑफ एडवांस आउट ऑफ जीपी फंड अकाउंट्स फॉर द स्टाफ वर्किंग। आपको ये पावर है कि जीपी फंड की जो रिफंडेबल है आप सैंक्शन कर सकते हो। कौन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? इलनेस, कन्फाइनमेंट, हायर एजुकेशन, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, लीगल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, परचेज ऑफ हाउसहोल्ड आइटम, डिफेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द मैरिज। इन पदों के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए आप 6 महीने की तनख्वाह या 50% क्रेडिट जो दोनों में से कम होगा आप दे सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखना, एक मैंने वर्ड यूज किया हुआ डिफेंस ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी। कोई ऐसा स्टाफ है आपके पास, अगर वो कहता है जी मैंने किसी केस के अंदर वकील करना है और मुझे पैसा दिए एडवांस दे दो, दे सकते। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस इनिशिएट करता है तो आप उसको लोन रिफंडेबल नहीं देंगे। ध्यान से सुनिए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको 6 महीने की तनख्वाह या 50% जो दोनों में से कम होगा वो दे सकते हो। लेकिन अगर वो सरकार के खिलाफ कोई इंक्वायरी चेक करना चाहता है तो उसको आप वकील रखने के लिए एडवांस नहीं देंगे। उसके बाद फर्दर एडवांस ओनली आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीवियस एडवांस। पहले ये होता था कि जब तक 12 महीने बीतते थे, पहला एडवांस लिया, उसने पूरी पेमेंट कर दी और फिर 12 महीने जब बीतते थे तब हम उसको दूसरा एडवांस देते थे। लेकिन अब जो नया इंस्ट्रक्शन ये है, अगर उसने पहला एडवांस लिया और वो पेमेंट कर दी तो आप दूसरा एडवांस उसको दे सकते हो। उसके बाद स्टॉपेज 6 मंथ प्रायर टू रिटायरमेंट, अगर 6 महीने है उसके रिटायरमेंट में पहले है तो उसका जीबी फंड की रिकवरी बंद कर दो। उसके बाद ऑब्लिगेट एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिए, इसके अंदर थोड़ा सा ये मरमरिंग हो रही है, कोई लोग कर रहे हैं कोई लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्लियर कर रहा हूँ। ऑब्लिगेट एक्सपेंसेस के अंदर कोई कर्मचारी आपसे एडवांस मांगता है तो ऑब्लिगेट एक्सपेंसेस मांगते हैं, पेट्रोल, फनरल्स, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिलीजियस सेरेमनी और जागरण, अखंड पाठ, रामायण पाठ, इन सब के लिए आप एडवांस दे सकते हो। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं तो नॉन रिफंडेबल के आप किसको भेजोगे? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर को, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिक्लेयर हो चुकी है। उसके बाद है पावर टू विदहोल्ड द इंक्रीमेंट। आप क्लास 4 की
इंक्रीमेंट 3 साल के लिए रोक सकते हो, यू हैव गॉट द पावर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रिपेयर वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल विद कमिटी, आपको पावर है कि स्कूल के अंदर कमरे बनवाने की, उसको रिपेयर करने की। क्या क्या पावर है? पहला है कमेटी नंबर 1, कमेटी नंबर 1 के पास 1 लाख पावर है, कमेटी नंबर 2 के पास 1 से 5 लाख पावर है, कमेटी नंबर 3 के पास 5 7 10 लाख पावर है, कमेटी नंबर 4 वो 5 से 20 लाख पावर है। और जो आपने मेंबर देखने हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट करे हैं वो मैंने नेक्स्ट 5 में दे दिए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपने 1 लाख तक कौन कौन मेंबर है, 5 लाख तक कौन कौन मेंबर है, 10 लाख तक कौन कौन मेंबर है, 20 लाख तक कौन कौन मेंबर। दूसरा एक और ध्यान रखना कि अगर पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नया बनाना है तो आप क्या कीजिए, पहले उसका जो लेआउट है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि बीआर बनाएगा और आर्किटेक्ट को पास करेगा, फिर 20 लाख से ऊपर सैंक्शन आएगी, तब उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद टू सैंक्शन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन, पोस्टेज, आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, वाटर की पेमेंट, टेलीफोन की पेमेंट फुल पावर है। उसके बाद सैंक्शन पेमेंट ऑफ फ्रेट, डैमेज एंड बारफेज, अगर कोई आपने बिल्डिंग छुड़वाई उसके ऊपर बारफेज बिल भी नहीं लगाया तो आपको 300 तक पूरी पावर है। उसके बाद टू सैंक्शन हायर चार्जेस, अगर कोई पंखा स्कूल के अंदर चाहिए, गीजर चाहिए, कूलर चाहिए, यू हैव गॉट फुल पावर, आप हायर कर सकते हो। उसके बाद टू सैंक्शन द पेमेंट ऑफ द रेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस अकोमोडेशन, अगर कोई ऑफिस के लिए अकोमोडेशन चाहिए आपको 1000 रुपए पर मंथ तक आपको, यू हैव गॉट द पावर। टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर टू गेस्ट फैसिलिटी, अगर कोई स्कूल के अंदर आपने किसी को गेस्ट फैसिलिटी बताया, कोई बच्चों को लेक्चर दिलाया तो उसके लिए आपको पावर है 200 रुपए तक उसको सैंक्शन कर सकते हो। तो सैंक्शन एक्सपेंडिचर एंड परचेज ऑफ द बुक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यू हैव गॉट द फुल पावर प्रोवाइडेड the books to be purchased by you has been approved by the education department. Understand? उसके बाद सैंक्शन एक्सपेंडिचर एंड परचेज ऑफ चाक फ्रॉम ओपन मार्केट, 500 रुपए तक एट ए टाइम आप चाक जो है बाजार से खरीद सकते हो। उसके बाद टू सैंक्शन ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ द GIS ऑन डेथ रिटायरमेंट इक्विटी, आपको जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की है, यू हैव गॉट फुल पावर। अगर कोई टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ आपके स्कूल के अंदर रिटायर होता है या क्विट करता है तो जितनी भी इसका पैसा पासबुक में देख के वो आप फुली पेमेंट, कोई किसी से, कोई डिपार्टमेंट से, कोई DO से कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव गॉट द फुल पावर। उसके बाद पावर टू सैंक्शन LTC फॉर विजिटिंग एनी प्लेस ऑफ इंडिया, कोई आपका जो LTC पे जाना चाहता है स्टाफ, आपको सिर्फ क्लास 4 की पावर है सैंक्शन करने की, बाकियों का केस आप DO को भेजोगे। उसके बाद टू सैंक्शन सेल ऑफ आर्टिकल, कोई आप ऐसी आर्टिकल है उसको आप अनसर्विसेबल डिक्लेयर करना चाहते हो और ऑक्शन भी कराना चाहते हो, 500 रुपए तक आपको पूरी पावर। उसके बाद है रिपेयर कंडेमनेशन ऑफ द ओल्ड स्कूल फर्नीचर विद द फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी एज कंस्टिट्यूटेड बाय द DPR एंड सैंक्शन आफ्टर रिजर्व। ये एक नई और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक पावर दी गई है कि आप क्या करोगे। एक पहला जो आपका स्टाफ है 3 मेंबरों की कमेटी बना करके पहले एक लिस्ट बनाइए। फर्स्ट स्टेप ये है, अपने स्कूल के अंदर लिस्ट बनाइए कि अनसर्विसेबल आर्टिकल क्या है। तो जब लिस्ट बन जाएगी तो ऊपर से आपकी कमेटी आएगी। कमेटी के अंदर क्या है, एक DO है, एक आप लोग हैं और एक JE है। 3 आदमी की कमेटी आएगी जो आपके स्कूल के स्टाफ ने लिस्ट बनाई है उसको चेक करेगी। अगर उसके अंदर सामान ऐसा है जो रिपेयर हो सकता है तो वो 10,000 तक DO से सैंक्शन लेकर के आप उसको अपने लेवल पर रिपेयर करा सकते हो, और 10,000 से ज्यादा का है तो 25,000 तक AD से सैंक्शन लेकर के उसकी रिपेयर अपने लेवल पर करवा सकते हो। उसके बाद अगर उस कमेटी ने ये लिख दिया, अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर दिया, तो आप रिजर्व प्राइस फिक्स करा करके उसकी ऑक्शन अपने लेवल पर कर सकते हो।
उसके बाद है टू सैंक्शन नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नॉट प्रोवाइडेड इन द रूल। जो बजट आपके पास कभी कभी आता है उसकी जो पावर है आप 10,000 एट ए टाइम खर्च कर सकते हैं। टू सैंक्शन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नॉट प्रोवाइडेड इन द रूल, जो रेगुलर बजट आता है उसके ऊपर आप 5,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। उसके बाद टू सैंक्शन परचेज एंड रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर, अपने स्कूल का कोई फर्नीचर फिक्चर उसकी रिपेयर करानी है तो आपको 1,000 रुपए एट ए टाइम सैंक्शन करने की पावर है। उसके बाद सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट परचेज ऑफ स्टोर्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। आपको कोई इमरजेंसी में सामान खरीदना पड़ गया, आपने कुछ नहीं पूछना, ना कोई अप्रूव सोर्स ना कुछ, यू हैव गॉट 2,000 तक आपको कमेटी बना करके, छोटी सी कमेटी बना करके आप 2,000 तक अपने लेवल पर परचेज कर सकते हैं। के बाद डिस्पोजल ऑफ अन सर्विस आर्टिकल, राइटिंग ऑफ, कोई ऐसी वस्तु है जो कि गुम हो गई है, अगर उसकी कीमत 100 रुपए तक है तो उसको आपको पावर है राइट ऑफ कर सकते हैं। के बाद पावर टू सैंक्शन आउट ऑफ द पीपल फंड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द पर्टिकुलर फंड हैज बीन यूज्ड। जितने भी फंड है यू हैव गॉट फुल पावर, प्रोवाइडेड किसी फंड के अंदर आपके डायरेक्टर एजुकेशन ने सीलिंग ना फिक्स की हो। जहाँ जिस फंड के अंदर सीलिंग फिक्स करी है उस सीलिंग फिक्स तक ही, उस सीलिंग तक ही आप खर्च कर पाओगे। और उसके बाद जो रेड क्रॉस का पैसा है, वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी हुई है उसके मशवरा करके, उसकी कॉन्फ्रेंस दे करके रेड क्रॉस का भी खर्चा आप कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस, दिस इज नई पावर। अगर कोई कर्मचारी है वो 7 दिन तक आपको कोई बताता है कि मैं कहाँ मर रहा हूँ, कहाँ जी रहा हूँ, तो आपको पूरी पावर है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। के बाद प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड। अभी मैंने आपको बताया और आपने किसी गेस्ट स्पीकर ने और भी आपको ऑलरेडी पढ़ाई होगी, उसमें ये है अर्न लीव, हाफ लीव, मिड लीव। लेकिन एक ध्यान रखना, जिस जगह पर अगर आपने छुट्टी सैंक्शन की लेकिन ये लिख दिया कि मुझे सब्स्टिट्यूट चाहिए, आप सैंक्शन नहीं करेंगे। मैंने क्लियर कर दिया, where the sanction of the leave is in combination with or without vacation involving extra expenses to the government, creation of the post। जहां पर आपने लिख दिया कि मैं इसकी अर्न लीव तभी सैंक्शन करूंगा जब इसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए, तो आपने मेहरबानी करके ये केस ऊपर भेजना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से आपने जो छुट्टी सैंक्शन करनी है, अब विदाउट सब्स्टिट्यूट तो सैंक्शन कर सकते हो, जहां पर आपने लिख दिया विद सब्स्टिट्यूट छुट्टी सैंक्शन करनी तो आप नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर जो स्टाफ लगेगा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के होंगे। इन दैट केस यू हैव गॉट नो पावर। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे एंड लीव, छुट्टी पहले हो या बाद के अंदर हो, फिर फिक्स हो आप छुट्टी सैंक्शन कर सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विल लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर छुट्टी ली उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट थी वो भी कर सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव, ध्यान से सुनना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती हो रही है स्कूलों के अंदर, क्योंकि एक आदमी है, एक टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो अर्न लीव जाता है, वो कहता है जी मुझे पहले 4 दिन की कैजुअल लीव दे दो, फिर 10 दिन की अर्न लीव दे दो। कैजुअल लीव के साथ अर्न लीव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ध्यान रखना आप। इस केस के अंदर आप छुट्टी सैंक्शन नहीं करेंगे। मैं क्लियर कर दिया। Any kind of leave be granted in combination with or continuation of any kind of leave, but not casual leave, short leave, preventive leave। इसके साथ आप छुट्टी अर्न लीव, हाफ पे लीव, क्विटेड लीव, मिडेटेड लीव नहीं करोगे। उसके बाद ऑनलाइन कोऑर्डिनेट एंड अप्रूवल सिस्टम, एक नया HRM सिस्टम हुआ है। अगर कोई कर्मचारी आपके पास छुट्टी ऑनलाइन भेजता है तो आप उसको सैंक्शन करनी पड़ेगी। या रिजेक्ट करो या सैंक्शन करोगे, ये नहीं कहो भाई ऑनलाइन क्यों भेज दिया आपने। एक नई इजाद हुई है HRM सिस्टम जिसको बोलते हैं, अगर उसके तहत मैंने आपको वेबसाइट भी दे दी है, इसके तहत अगर आपको छुट्टी भेजता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। उसके बाद मेंटेनेंस पर्सनल फाइल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक स्टाफ की आप पर्सनल फाइल आप मेंटेन करोगे।
पावर टू सैंक्शन वेरियस लीव, जो छुट्टी आपको जो कितनी है, अर्न लीव की 120 दिन तक, हाफ पे लीव की 120 दिन तक, कमिटेड लीव भी 120 दिन तक, मैटरनिटी लीव का आपको 6 महीने तक, और मिसकैरेज लीव 45 दिन तक। एक नई जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ध्यान से सुनो, मैंने वर्ड यूज किया, वेयर ए वुमन gives birth to a dead body or child dies during the currency of the maternity leave. In such case, maternity leave up to 45 days. आपने 6 महीने की छुट्टी सैंक्शन कर दी। ध्यान से सुनिए इस क्लास को, नई सेक्शन आई है। आपने छुट्टी मैटरनिटी लीव सैंक्शन कर दी। अब उसका जब डिलीवरी हुई उसका बच्चा मरा हुआ होगा, तो इस केस के अंदर आपने 45 दिन दिए हैं। ध्यान रखना, in such case maternity leave up to 45 days or 7 days on the date of the death of the child, यानी कि बच्चा जिस दिन मरा हुआ इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद या 45 दिन या 7 दिन तक छुट्टी दे सकते हो। वो 6 महीने की ये नहीं है ना, आपने ध्यान रखना, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो मरे हुए बच्चे के होने के बाद 7 दिन या 45 दिन की मैक्सिमम छुट्टी देनी, इससे ज्यादा नहीं देनी। उसके बाद है कैजुअल लीव का स्पेल, जो अगर कोई कहता है मुझे कैजुअल दे दो, मैक्सिमम स्पेल जो 16 डेज का ध्यान रखना। 16 डेज, 16 दिन से ज्यादा आप कैजुअल लीव सैंक्शन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कैजुअल लीव न्यू एंट्रेंस को कैसे दोगे, अगर 30 जून से पहले आया तो 10 दिन, अगर 30 जून से बाद आया तो 5 दिन, और आफ्टर 30 नवंबर आया तो 2 दिन, और आफ्टर 30 नवंबर आया तो 1 दिन। उसके बाद कैजुअल लीव लास्ट ईयर आप रिटायरमेंट कैसे दोगे, एक कर्मचारी है, टीचर है, वो उसका आखिरी साल है रिटायरमेंट का, तो वो उसकी रिटायरमेंट वो कहता है मुझे छुट्टी पूरी दो, यानी कि उसकी 20 दिन की, तो कहता है मुझे पूरी छुट्टी दो, तो आप क्या करोगे, अगर बिफोर 1 जुलाई, अगर 1 जुलाई से पहले रिटायर होता है तो उसको आधे दोगे, यानी कि 20 दिन छुट्टी थी तो उसको 10 दिन दोगे। अगर आफ्टर जुलाई, अगर 1 जुलाई के बाद रिटायर होता है तो उसको पूरी कैजुअल लीव दे देना। उसके बाद एक आपके पास तो पेनल्टी लेने की भी पावर है, पावर टू इम्पोज पेनल्टी टू द प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट अपील रूल 2016। किस को, पीएन को, चौकीदार को, कीपर को, वाटरमैन को, बेलदार को, माली को, अटेंडेंट, इनकी जो मेजर और माइनर पनिशमेंट अपने लेवल पर आप ही दे सकते, लेकिन ध्यान रखना जब आप सजा दो तो इसकी पेनल्टी, यानी कि उसके चार्ज देना, चार्ज का जवाब देना, फिर फैसला करना, फिर उसको नोटिस देना, तब सजा देना। ऐसा ना हो उसको अपॉर्चुनिटी पूरी देना, अपॉर्चुनिटी देने के बाद यू हैव गॉट द पावर, मैंने आपको पावर डिक्लेयर कर दी, ये माइनर पनिशमेंट है, ये मेजर पनिशमेंट है। ये जितने भी आपको कैटेगरी है इनको आप अपने लेवल तक, हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इन कैटेगरी को अपने लेवल तक सजा दे सकता है। उसके बाद अब चलते हैं मेन प्लेस ऑफ कैश बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू आर न्यू एंट्रेंस, यू हैव बिकम बैंक पर्सन फीचर। इसमें जैसे मैंने जो कैश बुक है फ्रॉम टेल टू हेड, जैसे कि नए एंट्रेंस होते हैं वही राइटअप दिया है मैंने आप लोगों के लिए। पहला क्या है, मेंटेन द कैश बुक फॉर PFR 1, यानी कि पंजाब फाइनेंशियल रूल 1 जो है उसके तहत आपने कैश बुक मेंटेन करनी है। इंश्योर दैट द पेजेस ऑफ द कैश बुक का मशीन नंबर, ध्यान रखना। सबसे पहली जो आपको ध्यान रखना है, जो कैश बुक यूज करने से पहले इस कैश बुक को बाजार से नहीं लेना। ये कैश बुक जो ब्लैंक जो लेनी है वो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ से लेनी है। जब वो आ जाएगी आपके पास तो क्या देखना है, इंश्योर दैट द पेजेस ऑफ द कैश बुक आर मशीन नंबर, जो उसके ऊपर पेज है वो मशीन नंबर से हो, ये नहीं कि हाथ से लिखे हो, मशीन नंबर से प्रिंट हो। सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पेजेस ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द कैश बुक आर पैक्ड एट नो पेज। आपने बड़े ध्यान से उनको एक एक पेज को खोल खोल के देखना है कि सीरियल नंबर जो है वो ठीक दिए गए हैं। उसके बाद गिव ए सर्टिफिकेट duly attested by DDO, मतलब you on first page of the cash book after counting the number of the pages of the cash book। जब पेज गिन लोगे फिर मशीन नंबर है तो मिसिंग नहीं है तो फिर आप फर्स्ट पेज के ऊपर एक सर्टिफिकेट वेरीफाई that the cash book is properly bound
इफ कैश बुक इज नॉट बाउंड मस्ट गेट इट बाउंड। कई दफा ऐसा होता है आपने चंडीगढ़ से कैश बुक आई लेकिन वो ठीक तरह से बाउंड नहीं थी, आप उसको अच्छी तरह से उसको बाइंडिंग उसकी बाजार से करवा लीजिए। एंट्री, every entry of the cash book that is received payment we enter in the cash book as soon as जैसे जैसे जिस दिन पेमेंट रिसीव की या एक्सपेंस की होती है उसी टाइम उसकी कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए। के बाद ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट एंड टू बी अटेस्टेड, जितनी भी आपने रिसीट साइड या पेमेंट साइड पे पेमेंट करी वो सारी अटेस्ट होनी चाहिए आपके द्वारा, क्लर्क के द्वारा नहीं, आपके द्वारा। शुड नॉट इरेज और ओवर राइटिंग, उसके अंदर कोई राइटिंग ओवर राइटिंग अगर करनी पड़ जाए उसको काटो, लाल से इसे फिर करो, अपने दस्तखत करो। उसके बाद शुड, उसके बाद है शुड गेट द इनकरेक्ट एंट्री अटेस्टेड बाय द डीडीओ, अगर आपने लाल से कटिंग करी अटेस्ट भी करनी है आपने। should never hand over the cash book anybody else without the permission of the DDO, आपकी परमिशन के सिवा कैश बुक बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। के बाद है should make no payment, तब तक पेमेंट नहीं करनी जब तक वोचर पास ना हो, उसके ऊपर पेमेंट ऑर्डर कहता हो आप 10 करना। At the time of payment the manager must be plain receipt, जब आप पेमेंट करी उसकी रसीद जरूर करनी। के बाद must write in the voucher at the time of payment the paid and cancel, ध्यान रखना this is very important। जब आपने पेमेंट करी उसके ऊपर पेड एंड कैंसिल स्टैंप बनवा दो, पेड एंड कैंसिल की स्टैंप बनवा करके लगा दो। उसका फायदा ये होगा कि वो दोबारा रसीद या वोचर वो यूज नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कई क्लर्क या कई बदमाश ऐसे होते हैं रसीद दोबारा निकाल कर किसी और वोचर के साथ लगा देते हैं। तो इस वजह से जब भी आपने पेमेंट करी उसके ऊपर पेड एंड कैंसिल एक स्टैंप बनवाओ। अगर बनवा रखी तो ठीक है, अगर नहीं बनवा रखी तो जाते ही इस काम को पहले करना है, ये पेड एंड कैंसिल की स्टैंप बनवा लो और वो आप उसके ऊपर जब भी पेमेंट उसके ठप्पा लग जाए ताकि दोबारा यूज ना हो। The employment of the PM class 4 be discouraged। भाइयों आप नए हो, you are the newcomers, I would request all of you, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर रिवाज है, बाबू जो है वो अपने आप को पठान समझता है। वो क्या करता है, कहते क्लास 4 जा भाई तू, ये पैसे ले आ बैंक से, ये पैसे दे आ बैंक से। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो पैसा मैन हैंडलिंग हो गई, गिर गया उसका, तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर पड़ेगी। तो इस वजह से द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीएन क्लास 4 भी डिस्करेज। इस वजह से ऑल द पेड वोचर एक्विटेंस शैल बी फाइल्ड, जितने भी आपने वोचर किए हैं, पेमेंट की है, उसकी फाइल में संभाल के रखिए। इसके बाद बी सर्टिफाइड, समराइज, क्लोज एंड गेट इट साइंड बाय द डीडीओ ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। जब हमने खत्म हुआ तो आपने क्या करना है, उसको क्लोज कर देना है, जितना बैलेंस है उसका सर्टिफिकेट दे देना। रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट अर्न द कैश बुक, आपने पासबुक जो है बैंक की उसको महीने में एक दफा भेज करके उसमें अगर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है तो उस इंटरेस्ट को आपने कैश बुक की रिसीट साइड में लेना है। वेरिफिकेशन ऑफ द रेमिटेंस बाय द टीओ एट द एंड ऑफ द मंथ, जो पैसा आपने जमा कराया ट्रेजरी के अंदर उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवानी है। डिपॉजिट ऑफ द पाउंड मनी ट्रेजरी, और पैसा जो है अपने कैश बुक में नहीं रखना, आज आया अगर जमा कराने वाला है तो दूसरे दिन जमा करा दो। डिपार्टमेंट रिसीट कलेक्टेड, अगर कोई डिपार्टमेंट जैसे आपने आज पेड एक्शन कराए 10,000 के, 5,000 के, 4,000 के, अगर कोई पंचायत कहती है इसको स्कूल के लिए खर्च करते हैं, हम नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट रिसीट कलेक्टेड, यूटिलाइजेशन ऑफ टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर सकते, कोई पावर नहीं आपको। अगर आपको पंचायत कई दफा प्रेस करती है क्योंकि हिसाब में ऐसा केस हो चुका है, एक लेडी मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेसी जो उसने पेड एक्शन किए, स्कूल वालों ने, पंचायत ने कहा इसको स्कूल में खर्च करो, वो बेचारी भाई चार को तैयारी थी, तो उसको समझाया, तब उसने जाकर एग्जाम आए। क्योंकि ये फंडामेंटल रूल है कि आपके पास अगर कोई भी डिपार्टमेंट रिसीट आएगी, इवन आपका डायरेक्टर एजुकेशन इज नॉट कंप्लीटेड टू पास द ऑर्डर इटसेल्फ, इसको खर्च करो। ये क्योंकि खजाने में जाएगा, इसका रसीद बजट बढ़ता है इस वजह से। तो इस वजह से आप ध्यान रखना, कभी आपको अगर इस कॉन्सिक्वेंस का, इस ट्रांजैक्शन का सामना करना पड़ जाए तो आपने पैसा खजाने में जमा करना।
not to allow the remain outstanding dues। कभी भी लंबे समय तक पैसा जो है देना जो है आप कैश बुक में नहीं रखोगे। The clerk attached with the institution is required to assist the head of the institution। अभी मैंने आपको बताया था कि अपने क्लर्क को कैश लेने के लिए देने के लिए बैंक में नहीं भेजना। इस काम के लिए हमें the clerk attached with the institution is required to assist the head of the institution। जो क्लर्क है स्कूल का उसको आपके साथ इस काम के लिए लगाया गया है, उसकी जिम्मेवारी है वो बैंक में जाए तो पैसा जमा कराए। अगर भगवान ना करे कल कोई हत्या हो जाती है, he is responsible। अगर आपने क्लास 4 भेज दिया, he is not responsible, then you will be responsible। उसके बाद है मैं I would advise to all of the head of the institution लोग आगे बैठे हुए हो, क्योंकि कैश बुक अभी मैंने आपको बताया था you are required to act as bank officer। मेन जिम्मेवारी आपकी कैश बुक है। तो मैं कहता हूँ कि आप सारा महीना आप टीचिंग बस रहिए और महीने के बाद आपने 2 घंटे इस काम के लिए लगाने। ये मैंने आपको 4 टिप्स दे रहा हूँ। पहला क्या है, टू बी सर्टिफाइड, समराइज, क्लोज एंड साइन एट द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ बाय हेड ऑफ द। महीना खत्म हुआ, आपने देखा कि कैश बुक में इतना बैलेंस है, आपने सर्टिफिकेट देना है। लेकिन ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट जो है कैसे देना है। सपोज आपकी कैश बुक के अंदर 10,000 था, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। आपकी कैश बुक में 10,000 बैलेंस था एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें 2,000 पे का था, 3,000 टीए का था, 5,000 कंटीजेंसी का। आपने इस 10,000 की अब डिटेल देखनी है कि मिलती है कि नहीं मिलती। 2,000 की ए बी को हमने देना है, 3,000 के ए बी सी को देना है हमने, और 5,000 का हमने ए बी सी डी को देना है। जब हमारी 5, 3, 8, 10 ये 10,000 की डिटेल, यानी कि जिस का हमने पैसा देना है तो बैलेंस के साथ टैली कर जाता है, तो आपकी कैश बुक सारा महीना ठीक लिखी गई है। अदरवाइज आपने कैश बुक में लिखने में कहीं गलती कर दी। इस वजह से मेरे भाइयों, जब भी आपने सर्टिफिकेट देना है महीने के बाद, क्योंकि आज का डिजिटल सिस्टम है, पहले तो पेमेंट कैश बुक में रहती नहीं। अगर कैश बुक में है तो जो बैलेंस है उसकी बैलेंस की डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। इससे 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि ये बैलेंस पड़ा क्यों है, किस लिए पड़ा, क्यों नहीं हमने पेमेंट करी। दूसरी सबसे बड़ी जो इसका फायदा ये है कि हमारी डिटेल यानी कि कैश बुक लिखने में कोई गलती नहीं हुई। तो इस वजह से ये 10,000 था बैलेंस, ये 10,000 की मैंने डिटेल बढ़ाई। उसके बाद फिर दिखा सर्टिफिकेट की लैंग्वेज देख लो, इट इज सर्टिफाइड कैश इन चेस्ट। आप लोग कई बार लिख देते हो कैश इन चेस्ट, आप लिख देते हो सर्टिफाइड कैश इन द कैश बुक, कैश इन द चेस्ट लिख रहा है। कैश इन द चेस्ट has been physically verified and found to be ₹10,000। इस प्रकार से आपने इसको टैली करके क्रॉस चेकिंग हो जाए डिटेल्स की, तब आपने सर्टिफिकेट देना है। इससे 2 फायदे, एक तो ये आपने कैश बुक सारा महीने ठीक लिखी। तो अब आपको जो मैं ये बता रहा था कि आपने महीने बाद 2 घंटे देने हैं, उस 2 घंटे के अंदर पहली जो आपने काम करना है वो ये करना है जो मैंने आपको अभी बताया कि महीने के बाद आपने जो सर्टिफिकेट देना है तो कैसे देना है, ताकि अगर कोई गलती है तो वो पकड़ी जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको कभी गलती हो सकती है। हो सकता है वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मिले तो आपको उसके बाद दूसरी है वेरिफिकेशन ऑफ द मनी डिपॉजिटेड टू ट्रेजरी। जो आपके पास कोई आपने पेड ऑक्शन किए, कोई और चीज ऑक्शन करी, कोई भी पैसा आपके पास आया जो ट्रेजरी में जमा कराना है, तो जब आपने जमा करा दिया उसको महीने बाद आपने ट्रेजरी से जरूर वेरीफाई कराना है। क्योंकि जैसे हमारा डिजिटल सिस्टम चला है, अब ये कई बातें नोटिस में आई हैं कि बैंक की रसीद बोगस, चालान बोगस। इस वजह से ये प्रेस्क्राइब्ड मेथड बनाया गया है
कि आप जो भी पैसा ट्रेजरी में जमा कराओगे उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे। अभी अभी करनाल के अंदर एक्साइज महकमे के अंदर 13-14 लाख रुपए का गबन मिला है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई। इस वजह से ये दूसरा टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं, महीने बाद करना। दिस सेकंड टिप। तीसरा, कंप्लीशन ऑफ द पासबुक। वो पासबुक आपने क्या करना है, महीने में एक दफा जरूर ट्रेजरी में या बैंक में भेजनी है। वो कंप्लीट हो गया है कि अगर उसमें इंटरेस्ट है तो रसीद साइड में देंगे। और इसका फायदा ये है कि जो आपकी बैलेंस पासबुक के अंदर है वो बैलेंस आपकी कैश बुक के साथ टकराना चाहिए। अगर नहीं टकराता तो फिर बैंक नहीं होगा। तो इस वजह से मेरे भाइयों, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब महीना खत्म हो आपने पहली चीज क्लोज वाली, दूसरा वेरिफिकेशन वाली, तीसरा पासबुक वाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने गलती कर दी, मान लीजिए आपने गलती करके अभी नहीं पकड़ी गई और आप चले गए यहाँ से स्कूल के ट्रांसफर होकर के किसी और स्कूल में चले गए, लेकिन अगर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल मिली तो ये आपको पूछ की तरह लगती रहेगी जब तक आप रिटायर होंगे। और इसको ठीक नहीं करोगे, इसका नहीं भुगतोगे तो ये आपके साथ लगी रहेगी। हो सकता है कई लोग जो टेस्ट नहीं करके आते कैश बुक के अंदर, जब वो रिटायर होता है उसको नोट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो स्कूल का मास्टर लिख देता है कि 6 महीने की कैश बुक टेस्ट नहीं करी, तो उसकी DCR की 10 महीने की रोक देते हैं। तो इस वजह से कैश बुक लिखने के टाइम बड़ा ध्यान से देना है। ध्यान के बाद जो मैंने आपको 4 टिप्स दिए, इसको आज आप गांठ मार लो। चाहे आप कल डायरेक्टर बन जाओ, DO बन जाओ, लेकिन कैश बुक जब आपको, जहां आपको बैंक डिस्पर्सिंग का काम करना पड़ेगा, इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद है अब ये मैंने आपको जो बताई है, पहले मैंने आपको रोल बताया। अब फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट यू मे रिव्यू योरसेल्फ। जो मैंने आपको रोल बताए हैं, आर यू डूइंग और नॉट। उसके बाद मैंने आपको पावरें बताई, उस पावरों का प्रयोग उस एडमिनिस्ट्रेशन रोल को करने के लिए हो रहा है कि नहीं रहा, क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद फाइनेंशियल रोल बताए, फाइनेंशियल रोल के जो बताए, अब फाइनेंशियल रोल के साथ उसको कैसे करना है वो बताया आपको। अब मैं आपको वैलिडिक्शन पे ले चलता हूं। आपने क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई, आपको फाइनेंशियल पावर दी गई, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल कैसे करना है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आपने स्टेप लेंगे। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पढ़ा था, अब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पढ़ी, अब उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। ये आपकी स्वच्छ बिल्कुल जो है आपके सामने एक परिभाषा के शुरू में आपके सामने ला रहा हूँ। आपने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पहले दिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताएगी, लेकिन आपने कंट्रोल कैसे करना है इसको। अब कंट्रोल करने के लिए पहले रिफ्यूजल टू वर्क बाय टीचर, इट इज नॉट माय ड्यूटी। अगर कोई टीचर कहता है कि मेरी आपने काम दिया और आप उसने कह दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है, तो इट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। अगर हैबिचुअल fails to perform a task assigned to staff within the time and with the quality, अगर वो कोई टीचर आपने इसको काम दिया, इसको करके दे, मुझे ठीक नहीं किया, या वो काम ना करने का, टाइम पे ना करने का हैबिचुअल है, यू कैन टेक एक्शन, इट इज जितने कंट्रोल ऑफ यू। उसके बाद कम्युनल वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई टीचर या क्लर्क आपस में बैठते हैं, वो आपस में कम्युनल वॉइस करते हैं, कोई चमार है, चूड़ा है, भंगी है, अगर वो कहीं साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब आप देखिए, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ एक्ट और बना दिया गया। अगर ये साबित हो गया तो अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उसको 6 महीने की कैद भी हो सकती है। आपके सामने युवराज जो हमारा क्रिकेटर है, उसका केस आपके सामने है। उसने किसी जगह के ऊपर ये भाषा यूज कर ली थी कम्युनल वॉइस की, अभी उसका हाई कोर्ट पंजाब के अंदर केस चल रहा है उसके खिलाफ। उसके बाद इमोरल एक्ट विद स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा स्कूल का स्टाफ टीचर है वो स्टूडेंट के साथ इमोरल एक्ट करता है, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। डिटेन ए वुमन फॉर इमोरल पर्पसेस, अगर कोई ऐसा स्कूल का टीचर है
या नॉन टीचर है, कोई वुमेन के साथ इमोरल एक्ट करता है, तो उसके खिलाफ आपको पता लग जाता है, तो यू कैन टेक एक्शन। यूज ऑफ इंटेम्परेरी लैंग्वेज, अगर कोई ऐसा स्टाफ है आप इसको बुलाते हो वो भद्दी भाषा में यूज करता है, यू कैन टेक यूज ऑफ इंटेम्परेरी लैंग्वेज, उसको कह सकते हो, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। उसके बाद कोहेरेंट हंगर स्ट्राइक, अगर वो हंगर स्ट्राइक पे जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करता है कोई, उसके बाद कोई ट्रांसफर ऑर्डर या कोई और ऑर्डर देते हैं उसकी कंप्लायंस नहीं करता, उसके बाद रिटोर्ट टू फास्टिंग ऑफ टीचर, अगर कोई कई दफा आपने ऑर्डर किए, वो मास्टर को भड़काता, भी बैठ जाओ बस फास्टिंग करोगे, यू कैन टेक एक्शन। बर्निंग ऑफ घी, अगर कोई बुत जलाता है किसी का, फिर उसके बाद ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, अगर कोई टीचर आपके स्कूल का ड्रिंक करता है, गैम्बल करता है, गांजा पीता है, चर्च खाता है, तो यू कैन टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट। इस वजह से मुझे आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पढ़ाए हैं, तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताइए मैंने आपको। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये मैंने आपको नटशेल वैलिडिक्शन दिया है, ये 11 चीजें अगर आपने इस्तेमाल कर दी तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्कूल के ऊपर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप फंडों को कैसे कंट्रोल करना है, जो आपके पास, मैंने अभी आपको यूज वर्ड किया था, यू आर न्यू कमर, यू विल हैव टू एक्ट एज ए ड्राइंग डिस्पर्सिंग बिजनेस। ड्राइंग डिस्पर्सिंग बिजनेस का मतलब है जो पैसा आपने निकाला, जो आपने जमा किया, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हैव ए प्रॉपर चेक ऑन द रिसीट एक्सपेंडिचर, जो पैसा आपने निकाला और खर्चा किया उसके ऊपर पूरा चेक रखो। एवरी एक्सपेंडिचर शुड बी बैक्ड बाय बजट, जो आपने खर्चा किया कैश बुक में बजट डाला, उसका बजट होना चाहिए आगे बाद। Expenditure be incurred in accordance with the rules and instructions. All money valued in cash and can be accounted for. ये हमारे स्कूल के अंदर बड़ी भारी गलती चल रही है। कैश तो हम कैश में दे लेते हैं, अगर कोई हमें काइंड में दे गया, जैसे कोई यूनिफॉर्म दे गया, या स्कूल को पंचायत ने लैंड दे दी, दिस इज ए काइंड, हम क्या करते हैं, उसका जो रेजोल्यूशन दे दिया आप उसको अपने पास रख रखते हैं, रेजोल्यूशन ले लिया, झंडे भी गाड़ दिए इसके, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड में नहीं लाया, यानी कि उसका म्यूटेशन तो कराया नहीं आपने, जमीन आपने ले ली, म्यूटेशन नहीं कराया, यानी कि अपने स्कूल के नाम लैंड रिकॉर्ड के अंदर जमीन नहीं चढ़वाई, तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल कंट्रोल निल। उसके बाद है he is to satisfy the expenditure incurred in accordance with the rules, he has to pay special attention, क्या कोई गलती ना हो, ओवरचार्ज ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसऑपरेशन ना हो, और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंश्योर एक्सपेंडिचर नॉट प्राइमा फेसी, इसका बड़ा ध्यान रखना भाइयों। इसका मतलब यह है कि आपने जो खर्चा किया उसके अंदर कहीं साबित नहीं होना चाहिए कि आप लिप्त हैं। कोई आप वोचर बनाते हो, खर्चा करते हो और बाहर से बैटरी डाउन हो रही है सर जी, कि आप इसके अंदर लिप्त हो, तो आप नहीं बच पाओगे। ये आज के बाद आज गांठ बांध लो कि किसी खर्चे के अंदर प्राइमा फेसी साबित नहीं होने देना, यानी कि ये साबित नहीं होने देना मैं खुद लिप्त हूँ। आपके सामने जिंदा मिसाल है, हमारे सेक्रेटरी कोल जो थे, जब कोल का केस हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे कोल मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी कोल के पास जब फाइल आई उन्होंने अप्रूव कर दी, लेकिन जब कंप्लेंट्स हुई, सीबीआई ने इंक्वायरी करी, तो उन्होंने लिखा कि प्राइमा फेसी है इसके अंदर। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सेक्रेटरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इट अपीयर्स कि आप इसमें प्राइमा फेसी है। प्राइमा फेसी का मतलब आपको जब फाइल आई थी तो आपको अप्रूव लिखना चाहिए था, पहले कहना चाहिए था आप इसके टेंडर कॉल करो, इससे साबित होता है कि इसके प्राइमा फेसी है। तो आज के बाद आप ये गांठ बांध लो, प्राइमा फेसी का मतलब ये है कि कहीं आप लोगों ने साबित नहीं होने देना कि मैं इसमें खुद लिप्त हूँ। ध्यान रखो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू ऑल ऑफ यू। अगर ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग का फायदा पूरा उठाओ। उसके बाद of rules is never accepted as a plea for absolving an officer from the responsibility evaluated on him. दूसरा टिप्स जो है, अब ये सोचो कि मैं मेरा काम पढ़ाना है, अब आपको ड्राइंग डिस्पर्सिंग बना दिया गया है, स्कूल का हेड बना दिया गया है, तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है देखो भाई
मैंने आपको ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर बना दिया, नोमेनक्लेचर आपका हेडमास्टर के साथ ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है। इस वजह से वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ रूल्स नेवर एक्सेप्टेड एज बिलीफ। कल आपसे अगर कोई गलती हो जाती है और आप कहो कि मैंने जो गलती की है, मेरा तो पढ़ाने का काम है, मेरे रूल्स का कोई पता नहीं, वो कहता है मैं उस वक्त कभी नहीं बख्शूंगा आपको। Ignorance of rules never accepted the plea for absolving the fees and आपको मैं तो एजुकेशनिस्ट था, मेरा अकाउंट से कोई मतलब नहीं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अब ठोक ठोक के कह रहा है कि उस टाइम मैं नहीं सुनूंगा। इस वजह से मेरी जो एजुकेशन के साथ जो आप किताबें पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, मेरी अकाउंट्स की किताबें भी साथ साथ पढ़ो ताकि इसमें कोई गलती ना हो। आगे क्या कहता है? तीसरी जो है कहता है लीडरशिप क्वालिटी। जो आपने सब कुछ किया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, चाहे फाइनेंशियल पावर है, उसके बाद अगर आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लीडरशिप राजपाल प्रचार है जी, राजपाल प्रचार है कोई क्या चीज? तो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, आपने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे किया, फिर फाइनेंस कंट्रोल कैसे किया, लेकिन इस कंट्रोल करने के लिए आपको पहले लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी हेडमास्टर के अंदर? वो क्या, पहले जो मैं दे रहा हूँ, लीड सबऑर्डिनेट बाय एग्जांपल। हेडमास्टर साहब, डियर पार्टिसिपेंट्स, by setting high standard of your own sincerity and integrity as well as positive attitude, right understanding, कहते हैं आपका स्कूल के अंदर अच्छा हेडमास्टर बनना तभी साबित होगा जब आपके अंदर खुद सिंसियर होगे, इंटीग्रिटी आपकी ठीक होगी, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट जो है आपकी जो अच्छे हेडमास्टर बनने की क्वालिटी, जो लीडरशिप, वो ये है। दूसरी क्या है? ऑन एटीट्यूड कॉम्पिटेंसी, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल के अंदर आपको रूल्स रेगुलेशन सारे पता होने चाहिए। तीसरी क्या है? इन्वॉल्व योर सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड परमिसिबल इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब भी कहते हैं इन्वॉल्व, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने बैठो, आप अपने जो स्टाफ को बुला करके उनसे पूछो कि आपका क्या विचार है। जब आपका कंसेंसस बन जाए तो उस टाइम उसको डिसीजन दो, अदरवाइज यू विल रिटेंट लेटर। इसके बाद है मोटिवेट ऑल द स्टाफ फॉर क्वालिटी आउटपुट एंड इन्वॉल्विंग देम इन देयर वर्क विद हार्ट एंड सोल। हर एक टीचर को, टीचर है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको आप मोटिवेट करोगे कि आपका जो इंटरेस्ट है विद हार्ट एंड सोल होना चाहिए। उसके बाद undertake all possible steps to ensure that the integrity of all staff under control। ये भी देखोगे कि जो आपका स्टाफ है उस सब की इंटेग्रिटी ठीक है। Keep your chin up, the others will follow। और फिर कहते हैं आपको हेडमास्टर साहब, आपकी जो चिन्ह है, अगर आपने सारे ऊपर वाले काम कर लिए, आपको स्टाफ तो ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। Keep your chin up, कहता है अपनी चिन्ह ऊपर रखो। आप करोगे तो आपको सारे स्टाफ जो फॉलो करेगा, आप नहीं करोगे तो स्टाफ बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद कहता है ट्रस्ट बिगर्स ट्रस्ट। देखो क्या कहता है आगे, ट्रस्ट बिगर्स ट्रस्ट। सबऑर्डिनेट में बी मेड टू फील दैट दे ट्रस्टेड बाय यू बट दे विल नॉट प्रिवेंट यू फॉर इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस। कहते हैं अपने स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट करो और उनकी कमियां भी देखो, अच्छाइयां भी देखो। कहता है लेकिन कहते हैं आपको जो शुरू में आपको बताया था एशिया में क्या इंस्ट्रूमेंट है, उस टाइम आपको बिल्कुल रुकावट नहीं है। उसकी सारी साल की जो नहीं किया, उसकी सारी कथा उसके अंदर वापस करो। उसके बाद है ट्रीट ऑल द सबऑर्डिनेट लाइक एंड डू नॉट डिसरेस्पेक्ट। सारे स्टाफ को अपना ये नहीं समझोगे कि छोटा बड़ा, ट्रीट ऑल द सबऑर्डिनेट लाइक, सबको बराबर। Be clear and consistent giving orders and instructions। अपने स्टाफ को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, भी क्लियर होनी चाहिए कि ये कर, ये ना कर। उसके बाद establish personal method to the employees। Don't look upon them as subordinate but treat them as junior colleague। उन सबको जूनियर colleague, ये जूनियर मत समझो, उनको अपना colleague समझो। ये नहीं, don't look upon them as subordinate, अपना
सबॉर्डिनेट मत समझो, उनको जूनियर कुलीग सोचो, आपस में बैठो उठो, उनके दुख सुख में साथ दो। कहता है अचीवमेंट inspires subordinate to do their efforts to achieve the target assigned to them and reviewed at the time of their performance। कहता है उनको उकसाओ कि हमारे स्कूल के टारगेट है, ये अचीव करने हैं, अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपके खिलाफ एसीआर में लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको ये टॉपिक जो था, ये आपके जो सारी जो आपने हफ्ता पढ़ा है, आपने जो ट्रेनिंग की है, उसका वैलिडिक्शन निकाल करके आपके सामने रखा है कि आपका रोल क्या है स्कूल के अंदर। आपने अब अपने उसमें दिमाग लड़ाओ, रिव्यू करो अपने आप को, हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा। जो मैंने आपको ड्यूटीज बताई है, रोल बताई है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताई है, फाइनेंशियल पावर बताई है, इसको आज के बाद यूज करो ताकि आपको स्कूल के अंदर कोई गलती का सामना न करना पड़ जाए। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में आपको बताया, फाइनेंशियल पावर के बारे में बताया, इससे आपका फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे रहेगा, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो मैंने आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में रखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप में से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना चाहता है, मेरे से पूछिए। अब यस सर। हाँ बताइए आप। सर मैं पूछ रहा हूँ कि मिडिल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल साहब के पास जब ड्यूटी पावर होती है तो वहाँ भी कोई ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? जब आपके साथ स्कूल अगर देखो अटैच है तो यू आर फुली